So, hello all, and in today's class, we will be discussing about naive Bayes classifier. ये बेस एल्गोरिथम के बारे में जो है हमें पढ़ना है। अच्छा, नया नहीं है ये टॉपिक। आप प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पढ़ चुके हो, तो जो वहाँ पर पढ़ा था ना, यही जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल होगा बेस क्लासीफायर के अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके बारे में कि जो बेस थ्योरम है 18th सेंचुरी के अंदर जो हमारे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे थॉमस बेस, उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला दिया फॉर डिटरमाइनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में पढ़ा है, जो कि आउटकम पर बेस्ड होती है। कोई भी इवेंट का ऑकरेंस होगा या नहीं होगा, दैट विल टेल द प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हमने पढ़ा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, अब यहाँ कहा गया, इट इज अ likelihood of an outcome occurring based on the previous outcome have already occurred in similar circumstances। यानी सिमिलर परिस्थिति में एक इवेंट हो चुका है, तो दूसरे इवेंट की होने की क्या संभावना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोला या बताया जाता है। तो बेस थ्योरम ने क्या करा, it provide a way to revise existing predictions or the theories, update the probabilities, or give a new or additional evidence। तो क्या है कि आप ये जानते भी हैं, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था। प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ रहे थे मैथ्स में, तो इसने अपना दिमाग ज़रूर खराब करा था, क्योंकि यहाँ एविडेंस भी आया था, फिर लाइक्लीहुड भी आया था, फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी भी आई थी, फिर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी आई थी, और फॉर्मूला भैया वही था। ठीक है, फॉर्मूला वही था। आगे बताऊंगा मैं, अपन ने प्रूव भी करा है उसको कई बार, फॉर्मूले को। ठीक, तो बेस ने इस प्रकार से अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया। एंड इन फाइनेंस बेस थ्योरम जो है यूज होती है फॉर रेटिंग द रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी। भाई किसी को उधार देना है तो वापस लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, तो बेस थ्योरम वहां पर यूज होती है। उसको बेस लॉ या बेस रूल भी कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि बेस इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे मशीन लर्निंग के अंदर। एप्लीकेशंस काफी वाइड हैं बेस थ्योरम के। ये सिर्फ फाइनेंस को रिलेटेड नहीं करता, हम अपने एनएलपी के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस के कई फॉर्म हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देयर आर डिफरेंट बेस एल्गोरिदम्स जिनको आप अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो एनएलपी एक एग्जांपल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बेस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। ठीक, एंड ये इजी एल्गोरिदम है। जो हमको परेशानी करती है ना, वो एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, या कोई दूसरा क्लासीफायर जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके अंदर ये नहीं होती प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं बेस थ्योरम को। जल्दी रिजल्ट आता है, क्विक रिजल्ट आता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, जैसे और कुछ यूज केस देखे तो मेडिकल टेस्ट के अंदर आप इनका यूज कर सकते हैं। लाइकली टू गिव अ पर्सन टू हैव अ डिजीज और नॉट, जनरल एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट जो भी है आप निकाल सकते हैं। तो सारी बातें जो है यहाँ पर अपन बेस थ्योरम को यूज करने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, तो ये पढ़ रखा है अपन ने प्रायर प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि क्या, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग बिफोर न्यू डेटा इज कलेक्टेड। नए डेटा कलेक्ट करने के पहले की प्रोबेबिलिटी जो है मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ओके, तो जो है वट एवर बी द करंट नॉलेज आई एम हैविंग, उसके बिहाफ में ही मैं असेसमेंट करूंगा, उसके बिहाफ में ही मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। फिर एक होती है पोस्टीरियर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जो इनिशियल जानकारी है आपके पास, उसके बिहाफ में प्रोबेबिलिटी निकालने को प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और नई जानकारी इकट्ठी करने के बाद जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं,
दैट इज सेड टू बी अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइन। तो भाई ऐसा इन दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज होगा मेरे बेस के अंदर। तो नेव बेस क्लासिफायर एल्गोरिदम एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, बेस थ्योरम पर बेस्ड है, खास करके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है, रिग्रेशन वाला मैटर नहीं है। ओके, इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, नेव बेस। जैसा मैंने देर पहले ही कहा आपसे, दैट मेनली वी आर गोइंग टू यूज द बेस थ्योरम फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वहां पर इस्तेमाल करते हैं इसका। दैट इंक्लूड्स अ हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, आपका डेटा बड़ा होगा, जो भी है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को। एंड इट इज वन ऑफ द सिंपल एंड द मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, यदि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, एनएलपी का आपका प्रॉब्लम है, तो नेव बेस तो जरूर लगाओ आप। ठीक है, और ये क्विकर रिजल्ट देगा आपको, क्विक प्रिडिक्शंस। यहाँ अपन को ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा, जैसे डिसीजन ट्री क्लासीफायर में बैठना पड़ जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट में भी हमको वेट करना पड़ेगा कि भाई कब रिजल्ट देगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन तो भैया उसका क्लासिफिकेशन तो अलग ही लेवल का है, उसके तो कठिन मैथ्स है, तो वहां भी बैठना पड़ेगा, यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा, फटाफट रिजल्ट आएगा नेव बेस के अंदर फॉर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं नेव बेस के। एंड ये प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर है, इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर। इसका मतलब ये प्रिडिक्ट्स द ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तभी इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है। ऑल राइट, तो स्पैम फिल्टरेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वहां सब जगह नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन है, वी कैन यूज इट। ठीक, सो नेव बेस्ड एल्गोरिदम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, नेव एंड बेस। तो नेव का मतलब होता है इट अज्यूम्स दैट द ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन फीचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अदर। ऑल राइट, तो फीचर को ये इंडिपेंडेंट मान के चलता है, such as if the fruit is identified on the basis of color, shape, and the taste. So, red is spherical and the sweet fruit is recognized as an apple. Hence, each feature individually contributes to identify that this object is an apple, this fruit is an apple. इंडिविजुअल है, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। कलर का शेप से कोई लेना देना नहीं, शेप का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। तो आपके डेटा में जितने भी फीचर्स हैं और आप नेव बेस एल्गोरिदम लगा रहे हो क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो ये मान के चलें कि वो फीचर आपस में इंडिपेंडेंट हैं, वी डोंट हैव एनी कंसर्न रिलेटेड टू इट, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। ओके, दीज थ्री फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। All right, and they will give you the result as apple। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने कलर, शेप एंड टेस्ट का। ओके, तो नेव का मतलब ये होता है, और बेस का मतलब तो सीधे बेस थ्योरम होती है। ठीक है, ये चीज होती है। फाइन, सो बेस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज बेस रूल और बेस लॉ। okay, which is used to determine the probability of a hypothesis with prior knowledge। it depends upon the conditional probability। तो फॉर्मूला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही तो है। ओके, जो आप सामने देख रहे हो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला है, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, और ये आया कहां से था, कैसे आया था? लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन, आप लोग मेरी मदद करिएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बेस थ्योरम, वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ बेस थ्योरम, सो लेट अस टॉक अबाउट इट अगेन, क्या होता है ये। फाइन, तो जैसा हमने पढ़ा था कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये पढ़ा था हमने। और पी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक, और आप जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो कुछ ऐसा ही आता है, ऐसा लिखते हैं अपन, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसा कुछ लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होता है, so P A intersection B is equal to P A by B into P B। ओके, ये होता है, फाइन, P A by B into P B ये होता है। अब आप P B इंटरसेक्शन, या मैं लिखूं P B by A, यदि मैं ये लिखूं P B by A, ऐसा लिखूं, तो क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू P B इंटरसेक्शन A अपॉन P A, ये होगा। ठीक, अब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो पी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करूंगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं, दीज टू आर इक्वल, सो आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो क्या लिखा है, लिखा जाएगा, व्हाट आई कैन राइट, ये लिखा जाएगा पी ए बाय बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी ए, ऐसा करके लिखा जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, पी बी को नीचे ले आता हूँ, सो पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। ये बेस थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड एज अ बेस थ्योरम, और आपके सामने भी डिराइव कर ली। आई हैवंट रेड दिस थिंग, मैंने ये भी डिसाइड ही नहीं करा था कि मैं कुछ डिराइव करके बताऊंगा आपको यहाँ पर। ओके, ड्यूरिंग माई लेक्चर इट्स जस्ट अ रैंडम, आई पिक अप दिस थिंग व्हाट आई रिमेंबर्ड while teaching you previously। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो द सेम थिंग आई वाज रिमेंबरिंग एंड आई डिलीवर्ड इट। ठीक है, तो ऐसा था अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, और ये बेस थ्योरम है। ठीक है, ये लिखी गई है यहाँ। ठीक है, पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए बाय पी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, वेयर इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दोनों। और इनके बाद में उन्होंने नाम दिए अच्छे से। ठीक है, इसको वो कुछ कह रहा था पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इसको वो कुछ कुछ और कह रहा था, लाइकलीहुड कह रहा था, इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी कह रहा था, और इसको एविडेंस बोल रहा था। वो देखते हैं आगे क्या कहेगा। वेयर पी ए बाई बी इज अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, है ना, मैं बिल्कुल सही जा रहा था, दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए ऑन द ऑब्जर्व्ड इवेंट बी। हाइपोथेसिस ए, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था हमारा, ये पोस्टीरियर और सारी चीजें, ये हाइपोथेसिस के बाद आई थी। हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि आप डेटा पर देते हो, जो कि वो और डेटा। ओके, और ये हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। वी डिड लर्न एनोवा इन स्टैटिस्टिक्स, वी डिड शी स्क्वायर टेस्ट, ये भी हमने करा था। ये दोनों हमने टेक्निक पढ़ी है इन द स्टैटिस्टिक्स, that is hypothesis testing wali। ANOVA was especially for numerical analysis and chi square is for categorical analysis। ठीक है, that is an analysis of variance and this is chi square। ठीक है, और ANOVA में भी आपने, मैंने लेक्चर्स में है सारा, वन वन टेस्ट, टू टेस्ट, थ्री टेस्ट, मतलब वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, थ्री वे अनोवा सब बताया मैंने। हालांकि न्यूमेरिकल हमने वन वे का करा था, टू वे एंड थ्री वे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है, शी स्क्वायर भी हमने करा है न्यूमेरिकल, इसका भी। ठीक है, आई रिमेंबर, कोड्स भी बताएं आपको इसके। तो हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जो कि आप किसी डेटा सैंपल के ऊपर देते हो, वो जो पॉपुलेशन से कलेक्ट होता है। सो दिस इज अ पॉपुलेशन, यू आर कलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड यू आर गिविंग हाइपोथेसिस ओवर इट। तो यहाँ पर भी अनोवा में भी हाइपोथेसिस देते थे। क्या हाइपोथेसिस देते थे? दैट द मीन ऑफ all the groups, all the observations is same if you are having three groups, so the mean of these three groups are same। ये H0 थी, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी कि मीन सेम नहीं होता, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अनोवा में ये होता था।
शी स्क्वायर में क्या होता था कि आप कहते थे योर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये नल हाइपोथेसिस होती थी। और अल्टरनेट क्या होती थी, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, और फिर आप जो भी है पूरा टेस्ट लगाते थे स्टेप्स इसके अंदर, एंड वहां पर एफ स्टैटिस्टिक होता था, क्रिटिकल वैल्यू होती थी, कंपेयर करते थे, एंड फाइनली आप अपना आंसर जो है वो देते थे। ठीक है, तो यहां पर भी उन्होंने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनको याद आ गई वापस हाइपोथेसिस की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए ऑन द ऑब्जर्व इवेंट बी, यानी इवेंट हो चुका है, इवेंट बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। बी ऑकर्ड, ए को ऑकर होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज पोस्टीरियर। पी बी बाई ए क्या होती है, ये लाइक्लीहुड है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस इज ट्रू, अब ये लाइक्लीहुड है। ओके, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज ट्रू। पी ए तो प्रायर प्रोबेबिलिटी है, और पी बी एविडेंस की प्रोबेबिलिटी या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ये सारी टर्म्स हैं जो सारी जो हम यूज करते हैं। ठीक, और आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी डिस्कशन करा था कि लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी ये दोनों इंटरचेंजिंग टर्म्स हैं। कभी लाइक्लीहुड बोलते हैं, कभी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये इंटरचेंजिंग टर्म्स हैं। ओके, आपने ये भी देखा था कि पी है या एल है या पी है। ठीक है, एल बाय थीटा एंड समथिंग लाइक दैट, आपने जब मेरे नोट्स में था मैंने एक्सप्लेन करा था, इस तरीके से कुछ बोला था मैंने। ठीक है, सो लाइक्लीहुड एंड द प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड का मतलब, और मैंने स्टोरी टेलिंग करके भी बताया था आपको, वी यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ठीक है, दैट देयर इज अ पर्सन, ठीक है, हु इज सीइंग द स्काई, एंड स्काई इज बीन, मतलब इट्स लाइक क्लाउडी, सो लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग रेन ये था, लाइक्लीहुड की रेन होगा या नहीं होगा, तो वो प्रायर जो है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा था कि हाँ रेन होगी या नहीं होगी। इफ द स्काई इज क्लाउडी, दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे द रेन इज गोइंग टू हैपन। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैथमेटिकल आउटकम होता है, यहाँ कोई एक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी। प्रोबेबिलिटी आई एम गोइंग टू टेक अबाउट अ मैथ्स, आई विल अप्लाई अ फॉर्मूला। तो इस भाई ने लाइक्लीहुड में कोई फॉर्मूला नहीं लिया, ठीक है, बस उसने ऑब्जर्व करा कि हाँ ऐसा है, एंड देयर इज अ क्लाउडी एंड इट्स गोइंग टू बी रेन, तो फिर उसने बोल दिया ठीक है होगा। और प्रोबेबिलिटी में आप कैलकुलेट करके बताते हो कि दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द चांस दैट देयर इज गोइंग टू बी रेन। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड द लाइक्लीहुड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डेटा स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन माई माइंड, जो भी मैंने आपको पढ़ा था मेरे को रिकॉल हो रहा है। आई होप आपको भी रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो वो रिपीट हो गया यहाँ ने बेस के साथ वापस से। तो ये सारी टर्म है, अब आपको याद रखनी। तो काम कैसे करती है ने बेस, वर्किंग ऑफ अ ने बेस एल्गोरिदम, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसिडर अ डेटा, है ना, इसकी मैथ्स देख लें अपन। सो वी आर ऑल हियर टू अंडरस्टैंड द मैथ्स ऑफ एन एल्गोरिदम, व्हाट्स अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एल्गोरिदम, ये अपन को कवर करना है। और बाकी प्रोग्रामिंग वाली बात तो मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि दैट्स ऑल ओवर। ठीक है, अब इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करना नहीं। ओके, सो लेट अस सपोज आपके पास वेदर डेटा है, यू आर अवेलेबल विद वेदर डेटा, एंड वही वेदर डेटा आपने करा ना डिसीजन ट्री वाला, द सेम डेटा आई एम अवेलेबल विद, जैसे डिसीजन ट्री जो है का वो डेटा वेदर वाला जो अपन ने यूज करा था क्लासिफिकेशन के लिए, वही है। नाउ वी आर हैविंग अ टारगेट वेरिएबल की प्ले करना है या नहीं करना है ग्राउंड पे, ठीक है, वेदर टू प्ले और नॉट। तो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी नीड टू फॉलो द दीज स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं, कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल, generate likelihood table by finding the probability of given features and apply the Bayes theorem, calculate the posterior probability। तो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करो, स्टेप नंबर 1। फिर प्रोबेबिलिटी निकालो फीचर्स की,
तो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल आएगी तो ही तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे निकलेगी। तो प्रॉब्लम इज, इफ द वेदर इज सनी द प्लेयर शुड प्ले और नॉट। ये आपको क्वेश्चन दिया है, दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू कि यदि वेदर सनी होगा तो प्लेयर प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ओके, तो यहां आपके सामने ये डेटा है। ठीक, ये दे रखा है आउटलुक में रेनी सनी ओवरकास्ट सनी रेनी वगैरह यस नो करके पूरा जो है आपके सामने डेटा दे रखा है। ठीक है, फाइन। सो वी आर हैविंग अ कॉलम आउटलुक एंड वी आर हैविंग अ टारगेट प्ले फॉर दैट। और यहां पूछा यही है कि सनी है तो प्लेयर शुड प्ले और नॉट। तो सनी जो था वो आपका आउटलुक के अंदर आ रहा था, आउटलुक फीचर में आ रहा था। तो आई कंसिडर ओनली आउटलुक एंड आई कंसिडर ओनली द टारगेट। ठीक है, तो यस एंड नो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, बाइनरी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, लेट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द वेदर कंडीशन। क्या बनेगी देखते हैं। वेदर में आपने ओवरकास्ट रेनी और सनी इनको ले लिया, यस और नो के करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू काउंट करके जो है यहां पर मेंशन कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी टेबल अपन ने डिसेंट्री में भी बनाई थी। सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल वी मेड इन द डिसेंट्री, लेटर ऑन वी कैलकुलेटेड द जीनी, जीनी इंडेक्स निकाला था अपन ने, फिर वेटेड जीनी निकाला था। इसी तरीके से काम करा था, फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हमने मार्क करी थी। ठीक, तो खैर ये बनी है फ्रीक्वेंसी टेबल। यस नो की क्या वैल्यू है यहां पर मेंशन करा है, उन्होंने लिख दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लाइक्लीहुड टेबल वेदर कंडीशन। लाइक्लीहुड टेबल वेदर कंडीशन, अब ये क्या होता है तो ये देखना पड़ेगा। देखिए, टोटल जो है वो कितनी एंट्री है, 14 है। टोटल एंट्री आर 14, 14 है 15, हाउ मच एंट्रीज आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल 13 आई एम अवेलेबल। जीरो से स्टार्ट करके 13 तक है ये। ठीक है, तो टोटल एंट्रीज मेरे पास 14 है डेटा में। ठीक, तो क्या करा इन्होंने, लाइक्लीहुड टेबल बनाई इसी के रेस्पेक्ट में, दे कैलकुलेटेड लाइक्लीहुड टेबल। अच्छा, एक चीज है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ ना आप, तो उसके बाद यस की कितनी वैल्यू है और नो की कितनी वैल्यू, ये काउंटिंग करके रख लो। तो 10 एंड 5 दीज आर द यस एंड द नो वैल्यूज, 10 एंड 5। ठीक है, टोटल है कॉलम का। ठीक है, तो 10 एंड 5 आपका ये आंसर है यहाँ पे कॉलम का टोटल। देन लाइक्लीहुड बनाना है, तो लाइक्लीहुड है क्योंकि टोटल एंट्री तो 14 है। ठीक है, फाइन। एंड एंड यहां पर क्या करा उन्होंने, 14 है बट उसके बाद भी आई हैव सम डाउट रिलेटेड टू इट। टोटल एंट्री तो 14 है, ये मुझे 2 + 2 ये 4, ये गलत लग रहा है मेरे को। दिस इज 2 + 2 4, एंट्री 14 है वो अपनी जगह। इनका कैलकुलेशन ओवरऑल जो है टोटल ये भी 14 है। ओके, तो आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई पहली, जिसमें काउंटिंग कर रहे हो कि ओवरकास्ट यस और नो में कितनी बार आ रहा है, रेनी यस और नो में कितनी बार आ रहा है, सनी यस और नो में कितनी बार आ रहा है, तो ये 10 है और ये 4 है, ओवरऑल 14, ये टोटल भी 14 है, ये टोटल 14 है। अब आपको क्या करना है कि लाइक्लीहुड टेबल फॉर द वेदर कंडीशन, ओवरकास्ट नो में 0, यस में यस 5, तो 5/14। ठीक है, 5/14 0.35। रेनी, रेनिंग जो है 2 + 2 4, तो 4/14 0.29। सनी 2 + 3 5/14 0.35, ये आया। फिर तो रो वाइज भी डिवाइडेड बाय 14 करिए, कॉलम वाइज भी डिवाइडेड बाय 14 करिए। तो यहाँ ये देखिए 2 + 2 4/14, 5 + 2 7 + 10 10/14। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो रो के भी रो वाइज भी आंसर निकाला डिवाइड बाय 14 करके, सम करके, और कॉलम वाइज भी आंसर निकाला। ठीक है, ये टास्क परफॉर्म करा हमने। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द बेस थ्योरम।
आप अप्लाई कर सकते हो बेस थ्योरम को। मुझसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन? व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन टू मी? द क्वेश्चन गिवन टू मी वाज कि इफ द वेदर इज सनी देन द प्लेयर शुड प्ले और नॉट। वेदर इज सनी, ठीक है। तो भाई मैं क्या लिख रहा हूं, ये देखिए यहां पर, यस सनी, तो यह है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। वेदर सनी है, मतलब वेदर सनी, ओके, एंड यस आई कैन प्ले द गेम। यदि वेदर सनी है, इफ, तो ये नीचे आ रहा है, इट केम बिलो, डाउन, ओके, ये नीचे आ रहा है, ओके। एंड देन, एंड देन क्या है यहां पर, यस जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, क्योंकि मुझे खेलना है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, ओके। तो भाई क्या हो रहा है, फॉर्मूला पी ए बाई बी इज इक्वल टू, ओके, पी बी बाई ए, यानी सनी बाय यस, ओके। देन क्या करना है आपको, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय पी एस बाय पी सनी, है ना, यानी पी ए बाय पी बी, ओके, ठीक है, फाइन। ऐसा करना है अपन को, ठीक। तो भाई सारी वैल्यूज अवेलेबल है, पी सनी बाई यस, सनी बाई यस, तो चलो देखो यार सनी बाई यस कहां पर है, सनी बाई यस, एक मिनट रुको, यह है यस, यह है सनी, तो सनी बाई यस, यानी यानी कितना हो जाएगा, सनी बाई यस 3/10, देखो समझ में आ गया मेरे को टेबल से ही, ये देखिए, है ना, सनी, यह है सनी और यह है यस, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, 3 आ रही है, तो 3 बाय कितना करा, 3/10, 10 क्यों करा, वाई 3/10 करा, वाई इट डिड 3/10, बिकॉज टोटल कितना था यहां पर यस का 10, सो 3/10 इसलिए करा हमने, ओके, फाइन। तो 3/10 आया सनी बाई यस, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय पी एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है 0.71, ये तो ओवरऑल टोटल है ना भाई, यस का ओवरऑल टोटल कितना है, ठीक है 10 है, तो 10/14, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी क्या है, ये पूरा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी है, दैट इज 5/14, दैट इज 0.35, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी है। तभी क्या है, बड़ा आसान सा मामला है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ठीक है। एक बार आपकी टेबल बन गई तो समझो आपने खेल कर दिया, और टेबल बनाना भी कोई इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट थिंग, ओके। आप जो है ये टेबल बना देंगे, ठीक है, यस एंड नो की करस्पॉन्डिंग जो आपकी कंडीशन थी आप मेंशन कर देंगे, ऑल टोटल वगैरह करो और प्रोबेबिलिटी निकालो आप, ठीक है। 14 से ही क्यों डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि टोटल 14 था मेरे पास, ओके, इसलिए करा मैंने सबको डिवाइड। एंड देन जब मैं सनी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था तो मैंने जो है 3/10 करा, बिकॉज सनी जो है आपका दैट इज 10, टोटल 10 था यस की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस भी है, सनी बाई यस, ठीक है। तो 3/10 था, क्यों, क्योंकि ये था सनी, ये था यस, ओके, सो 3 वैल्यू थी यहाँ पर, एंड इन टोटल यहाँ पर 10 था, तो 3/10 करा था हमने, ओके। रेस्ट आपके सामने सारी वैल्यू मेंशनड है, सो जस्ट यूज इट एंड कैलकुलेट यस बाय सनी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी केम 0.60, ये निकाली, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, ये 0.60, यानी कि सनी है और खेल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 60%, ओके। सनी है और खेल सकते हैं, दैट्स इट्स प्रोबेबिलिटी 60%, ओके। एंड देन खेल नहीं सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सो पी नो बाय सनी, नो बाय सनी, दिस इज इक्वल टू पी सनी बाय नो मल्टीप्लाई बाय पी नो अपॉन पी सनी,
ये होगा। तो पी सनी बाय नो, तो एक काम करो, सनी बाय नो, तो भाई ये रहा सनी, ये रहा नो, इन दोनों को क्लब करो, तो यू आर हैविंग 2। तो 2 डिवाइडेड बाय इस पूरे टोटल बाय 4, ठीक है, 2/4 यानी 0.5, ठीक, ये आया। फिर पी नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, तो नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, ये रहा नो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/14, तो 0.29, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.29, ये रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज 0.29, उससे मल्टीप्लाई करो। देन आपके बाद नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, सनी क्या है, ये भी आपने निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, ये सनी की प्रोबेबिलिटी है 0.35, ठीक है, दिस इज 0.35। तो बस आप ये वैल्यू को भी पुटअप करिए, तो ये आपका आ जाएगा, नहीं खेलने के चांसेस हैं 41%। तो खैर, यदि खेलने के चांसेस 60% आ गए थे, तो नहीं खेलने के बाय डिफॉल्ट शायद हम ऐसा अज्यूम भी कर सकते हैं 40% चांसेस नहीं ही होंगे, ऐसा हम कर सकते थे, बट स्टिल वी हैव टू अप्लाई द बेस थ्योरम एंड वी गॉट दिस थिंग। तो भाई जब हमने कंपेयर करी प्रोबेबिलिटी, तो खेलने के चांसेस 60%, नहीं खेलने के चांसेस 40%। ओके, तो सनी, हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि यदि डे सनी है, हैंस ऑन अ सनी डे, प्लेयर कैन प्ले द गेम, बस यही आप बेस थ्योरम के अंदर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है, आप अपनी टेबल बना लीजिए, ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए, आपकी कौन कितनी बार आ रहा है, ठीक है, आपके पास टारगेट अवेलेबल होगा, ठीक है, यस होगा नो होगा, ठीक है, यस है या नो है या ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है, और आप अपना करस्पॉन्डिंग कोई भी फीचर ले लीजिए, उसकी जितनी भी एंट्रियां हैं वो लिख दीजिए, उनके सामने यस और नो कितनी कितनी बार आ रहा है ये लिख दीजिए, इनका टोटल कर दीजिए, यस का टोटल करिए, नो का टोटल करिए, कॉलम वाइज रो का टोटल करिए, रो वाइज भी टोटल करिए, ठीक है, और ओवरऑल जो टोटल था यस और नो का, ओवरऑल टोटल, जैसे यहाँ पर 14 आया, तो जितनी यस की एंट्री जितनी यू की नो की एंट्री 14 आया, तो 14 से यहाँ पर भी डिवाइड करो, 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 इतना कर लो, और बस उसके बाद क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि सनी है, यदि सनी है, तो सनी को तुमने उठा के नीचे पटक दिया यहाँ, यदि सनी है तो खेलना है कि नहीं खेलना है ये बताओ, प्रोबेबिलिटी जो है वो बताइए, इफ द वेदर इज सनी, खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या, उसने नहीं कि नहीं, खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि वेदर सनी है, तो ये बताओ। सो यू रोट, तो आपको स्टेटमेंट की पकड़ होनी चाहिए ये लिखने में, पी यस बाय सनी, वरना तुम गलत कर दो, सनी बाय यस कर दो, स्टेटमेंट की पकड़ बनाना है आपको, ठीक है, कि खेलना है कि नहीं खेलना है। ऑल राइट, फाइन। सो जो है यहाँ पर आपने मेंशन करा पी यस, यस बाय सनी, फिर आपने लिख दिया पी, इसी का उल्टा यहां लिख दोगे सनी बाय यस, फिर पी यस एंड पी सनी, ये फॉर्मूला बेस थ्योरम का लग गया, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये लाइक्लीहुड, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये एविडेंस, निकाल दिया तुमने टेबल देख के, अभी अपन ने बता तो दिया आपको, कितना टफ थोड़ी ना। ओके, इतना टफ नहीं है, बस हो गया, सॉल्व हो गया, ये लग गई आपकी नेब बेस, और थोड़ी ना था इसमें कुछ, ये मैथ्स हो गई नेब बेस की। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी डाउट इन द बेस क्लासिफिकेशन, देख लीजिए ये टेबल है, ठीक है, अपने डेटा के अकॉर्डिंग बना दी है, ऑलराइट, सो यू कैन आस्क एनी डाउट इफ यू आर हैविंग, दिस इज द बेस थ्योरम। तो जो हमने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स देखी है एसवीएम के अंदर, अभी तक सबसे हार्ड मैथ्स वहीं आई है एसवीएम के अंदर, लीनियर में नहीं आई, लॉजिस्टिक में भी नहीं है, डिसेंट्री में भी नहीं आई, हाँ, लेकिन उसकी अप्रोच रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए अलग थी, रैंडम फॉरेस्ट में भी कुछ अपन ने ऐसा देखा, और एक्जीबूस के अंदर भी देखा, वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आए, बाकी रेस्ट तो ओके है, यहाँ तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है नेब बेस के अंदर, सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम है। ओके, फाइन, तो ये हो गया। एडवांटेज क्या है नेब बेस एल्गोरिदम के, फास्ट है, इजी है, बाइनरी और मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ बाइनरी के लिए आपको बेस थ्योरम लगाना है, फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन ऑल्सो ना यू कैन यूज इट।
तो मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रिडिक्शन भी अच्छा करती है देन द अदर एल्गोरिथम्स, खास करके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को तो उसने बोल्ड में लिखा। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग एनएलपी प्रॉब्लम, तो आप चाहे सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, चाहे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, चाहे स्पैम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, चाहे आर्टिकल क्लासिफिकेशन, जो भी कर रहे हो, नेम बेस तो लगाना। दिस इज वन ऑफ द बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज क्या है? ये अज्यूम करता है कि सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, पहले ही बोला था मैंने, इसका नाम ही यही है ना, नेव बेस। नेव का मतलब क्या है? दैट ऑल द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वट एवर यू आर यूजिंग इन द क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फाइन, ये अजम्पशन है इसका। और यदि वो डिपेंडेंट हैं तो आपकी बायस बेस थ्योरम जो है वो, ठीक है, फिर ऑब्वियसली रॉन्ग रिजल्ट देगी। ठीक है, सो इट कैनॉट लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर, फीचर्स के बीचों का रिलेशनशिप लर्न नहीं कर रहा है। ये सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है होने की नहीं होने की, बस इतनी बात है। रिलेशनशिप वगैरह वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये आगे एप्लीकेशन लिखे हैं तो ये हमें पता ही है, क्रेडिट स्कोरिंग में, मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन में, रियल टाइम प्रेडिक्शन में, स्पैम फिल्टरिंग में, सेंटिमेंट एनालिसिस, हर जगह टेस्ट क्लासिफिकेशन जो भी होता है उनमें हर जगह यूज हो रही है। ये नीचे वाला तो आईएमपी है। ठीक है, ने बेस कितने टाइप की होती है? इट्स नॉट लाइक जस्ट व्हाट वी हैव लर्न, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ने बेस एल्गोरिथम। सो देयर आर थ्री टाइप्स इन जनरल of the Naive algorithm: Gaussian, multinomial, and Bernoulli. Three types of Bayes algorithm we are having. Okay, fine. So क्या मीनिंग है इनका? Gaussian naive Bayes क्या करती है? Gaussian NB. So we can extract Gaussian NB from the naive Bayes. ठीक है, sklearn के अंदर है, वहां से उठा लेंगे। तो ये अज्यूम करती है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ठीक है, दिस मीन्स इफ द प्रिडिक्टर्स take continuous values instead of discrete, the model assumes that these values are sampled from the Gaussian distribution. That means predictors takes continuous values instead of discrete. Predictors क्या होते हैं? Who are called as predictors? X या Y? Predictors क्या है? X है या Y है? X. हाँ, X है। So if you are having numerical data, मतलब जो फीचर्स हैं, ट्रेनिंग फीचर्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, और खास करके कंटिन्यूस हैं, तो ये अज्यूम करके चलो कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन गॉशियन है या नॉर्मल है। ठीक है, तभी ये अप्लाई होती है गॉशियन वाली। ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट इट विल टेक कंटिन्यूस। वो मान के चलता है कि जो प्रेडेटर्स हैं वो कंटिन्यूस इन नेचर है और वो भी गॉशियन डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कभी आपको गॉशियन ने बेस लगाना हो तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल फीचर में कंटिन्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, नहीं है तो फिर वही आंसर में वेरिएशन आएगा, सही नहीं आएगा। मल्टीनोमियल, यहां क्या होता है? इट इज यूज व्हेन द डेटा इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने यार वो पढ़ा है बर्नौली, बाइनोमियल, ये मल्टीनोमियल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनोमियल डेटा? ये कह रहा है इट इज प्राइमरी यूज फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मींस दैट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी सच एज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और एजुकेशन। मल्टी क्लासिफिकेशन तो नहीं बोल रही, मल्टीनोमियल। Isn't it a multi-classification problem? The classifier uses frequency of words for the prediction. ये कह रहा है frequency of words का यूज कर रहा है for the prediction. So is it a multi-classification term or what? Multinomial classifier, और एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि इसने तो यहाँ मल्टी क्लासिफिकेशन बोल दिया कि कोई भी डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स का है या पॉलिटिक्स का है या एजुकेशन का है, तो ये तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो गया, मल्टी क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, देखना पड़ेगा। फाइन, फिर बर्नौली। बर्नौली भी मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन के लिए है, बट बट द प्रेडिक्टर वेरिएबल, बट द प्रिडिक्शन आर इंडिपेंडेंट बूलियन वेरिएबल्स। predictor variables are independent boolean variables such as if a particular word is present
इन द डॉक्यूमेंट और नॉट, दिस मॉडल इज फेमस फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ये मुझे लग रहा है बर्नौली आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन, और बर्नौली होता ही है ना, 0 and 1, probability of happening of an event, and 1 minus p is the probability for non happening of an event। बर्नौली में ये यही होता है, वन ट्रायल होता है बर्नौली। तो इन अ सिंगल ट्रायल किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है बर्नौली में। और बायनोमियल क्या होता है, मल्टीपल ट्रायल्स। ठीक है, यू आर हैविंग एन रैंडम ट्रायल्स, एन ट्रायल्स करते हो आप, उसमें भी ये होता ही है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की p और 1 - p होती है इन केस ऑफ बायनोमियल, लेकिन वो एन ट्रायल्स होते हैं उसमें, विथ p एंड 1 - p एज हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। बर्नौली में सिर्फ वन ट्रायल होता है। ठीक है, तो अभी जहां तक वो कह रहा है बर्नौली, दैट मीन्स बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बात कर रहा है वो। ठीक, और एक्सप्लोर करेंगे इसको आगे। तो भाई बात ये बेसिक्स है अपने, जो पढ़ भी लिए हैं, जानते भी हैं कि जो मेरा बेस थ्योरम है उसमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है, और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जैसा कि हम जानते ही हैं, ये इट्स अ मेजर ऑफ द क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग। तो क्वांटिफिकेशन मैंने बोल दिया था, वो एग्जांपल जो दिया ना मैंने, कि समवन इज सीइंग द स्काई एंड इफ इट सीम्स टू बी क्लाउडी, देन वो अपना एक हाइपोथेसिस दे रहा है वो, दैट इज गोइंग टू बी रेन टुमारो। ठीक है, लेकिन उसको क्वांटिफाई यदि करना हो, दैट मीन्स इफ वी हैव टू गिव अ न्यूमेरिकल रिजल्ट कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप जो कह रहे हो उसके क्या चांसेस, उसको मैथमेटिकली बताइए, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो लाइक्लीहुड इज जस्ट अ हाइपोथेसिस और अ स्टेटमेंट गिवन ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड। ये अंतर हर किसी को नहीं पता, आई एम अगेन रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स फॉर दिस थिंग। ओके, ये बात है। अब हाँ, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होती है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे हेड की 50%। प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि बिफोर ऑब्जर्विंग एनी डेटा और एविडेंस वी माइट हैव एन इनिशियल बिलीफ, है ना, इनिशियल बिलीफ है हमारी कि ऐसा होगा। कोई डेटा नहीं लिया, कोई एविडेंस नहीं लिया, बस देख कर ही बोल दिया उन्हें दिस इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी। एंड लाइक्लीहुड इज व्हेन वी ऑब्जर्व डेटा और एविडेंस। तो एक है प्रायर प्रोबेबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव जो भी है आपने। ठीक है, ये देखो ना, बोल रहा है ना, व्हाट इज प्रायर, वी आर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेन टुमारो विदाउट लुकिंग एट एनी वेदर डेटा। कोई वेदर डेटा देखा नहीं, कोई किसी की फॉरकास्ट सुना नहीं, कोई न्यूज वी हैवंट हर्ड, जस्ट बाय सीइंग द स्काई वी आर सेइंग कि हाँ ऐसा ऐसा है। सो दैट इज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, और लाइक्लीहुड का मतलब जैसे मैंने बोल दिया अभी, ये एक स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है। Okay, that means when we observe data or the evidence, the likelihood helps in determining how probable the data given our prior beliefs। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इन द रेन एग्जाम्पल, इफ यू ऑब्जर्व द डार्क, जैसे कहा ना डार्क क्लाउड, इफ देर आर डार्क क्लाउड द लाइक्लीहुड ऑफ रेन विल बी हायर। यदि डार्क क्लाउड होते हैं तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ गए, ठीक है, कि देयर विल बी अ रेनफॉल, मच मोर चांसेस हो गए कि रेनफॉल होगा। तो ये मेरा लाइक्लीहुड है। एंड पोस्टीरियर, जब मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लाइक्लीहुड है, मेरे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, देन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो दैट इज द अपडेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग कंसिडरिंग न्यू एविडेंस और डेटा। ठीक है, जब मेरे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी, इनको मैं कंबाइन कर दूंगा, प्रायर को, लाइक्लीहुड को, सबको कंबाइन कर दूंगा, आई विल बी गेटिंग अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर ये तो निकाली थी, पोस्टीरियर तो निकाली थी, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी ए बाय पी बी, ये तो निकाला था अपन ने सब। पोस्टीरियर ये बेस थ्योरम है, और ये लगाइए अभी कैलकुलेट करने में, वेदर में भी। ठीक है, तो ऑल राइट, ये सब बता दिया। तो इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, भाई ये तो बड़ी मददगार है मशीन लर्निंग, बेशन स्टैटिस्टिक्स में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ठीक, तो लाइक्लीहुड भैया हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इट्स अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो कि हम देते हैं, डिटेल में भी मेरे पास यहाँ पर नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, दैट मीन्स हाउ इट विल मेजर हाउ वेल अ गिवन स्टैटिस्टिकल मॉडल और हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड डेटा।
यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट ओवर इट, दैट्स कॉल्ड एज अ लाइक्लीहुड, कि किसी भी होने के चांसेस क्या हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। ये आपकी लाइक्लीहुड होती है, ठीक है। और उसका क्वांटिफिकेशन आपका प्रोबेबिलिटी होता है। फाइन, क्वांटिफिकेशन लाइक्लीहुड इज अ प्रोबेबिलिटी, दैट्स, तो ये भी बता दिया। तो प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी इन द डेटा, एंड लाइक्लीहुड डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर अ फिक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब पहले जो बोल दिया मैंने उसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को फाइनल करिएगा। ओके, सो likelihood is a statement, it's an hypothesis, okay, given over certain condition, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी इज एन क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई करो इसे, क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड, ठीक है। बस बाकी तो बहुत सारी ये बातें लिखी हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ये पढ़ लीजिएगा आप। ओके, फाइन। तो ये हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, सो आई थिंक इट डजंट रिक्वायर टू बी स्टडीड अगेन। फाइन, नाउ let's proceed ahead with few more concepts related to the naive Bayes classification. All right, तो भाई बात ये है, ओके, ठीक, तो भाई ये वाला एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, हाउ डू द naive Bayes algorithm works. ऑल राइट, आई डिड टोल्ड अबाउट दिस थिंग, पूरा सोल्यूशन आपने देख लिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्लेइंग इन द सनी डे, यस की वो अपने निकाली, आपने 60% आई है, ये भी निकाल दिया हमने। ऑल राइट, बात हो गई। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी निकाल दिया हमने, बता दिया आपको कि क्या है नेब बेस के, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन करी हैं। ये बात तो क्लियर है कि नेब बेस इज अ इजी एंड द फास्टेस्ट एल्गोरिथम टू प्रेडिक्ट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता है, ठीक है। When the assumptions of independence holds, the classifier performs better compared to the machine learning like logistic classification, डिसीएंट्री, क्योंकि ये लोग जो है ना ओवरफिटिंग पे जाते हैं, डिसीएंट्री भी ओवरफिटिंग होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन सब में ओवरफिटिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ मेरा अजम्पशन यदि बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट है फीचर्स, तो फिर बेस्ट एल्गोरिथम है नेवेस लगाने की इन कंपेयर टू ऑल। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है इसकी कैटेगरिकल इनपुट वेरिएबल्स पे बढ़िया रहती है, फॉर कैटेगरिकल इनपुट वेरिएबल्स रदर देन द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। और अज्यूम करता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका जो यानी बेल कर्व, यानी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है इसका, यदि न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा तो नॉर्मल होना चाहिए, और कैटेगरिकल जो है इट विल परफॉर्म वेल इन केस ऑफ कैटेगरिकल इनपुट कंपेयर टू द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से बेटर कैटेगरिकल पे अच्छा काम करता है। तभी तो हमने वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले लिया, ये सेंटिमेंट एनालिसिस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बोल दिया, क्योंकि वहाँ कैटेगरिकल ही होता है। यदि आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का डेटा ले रहे हो या सेंटिमेंट एनालिसिस का डेटा ले रहे हो, सो व्हाट यू आर हैविंग, you are having a text column and you are having a target column, ठीक है। तो टेक्स्ट इज समथिंग विच इज रिटन इन द इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड टारगेट में यहाँ पर जो है यस या नो होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा टेक्स्ट ही तो है ही, तो इसका क्लासिफिकेशन नेब बेस से बहुत अच्छा हो सकता है। और यदि आप न्यूमेरिकल डेटा है आपका पास, तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना कि खास करके कंटिन्यूस वाला, ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका, नहीं है तो आपकी एल्गोरिदम ना इट विल नॉट से नो, ठीक है, बट इट विल रिजल्ट लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको कन्वर्ट करें नॉर्मल में, फिर नेम बेस के अंदर डालें। अच्छा, इसी इसी प्रकार की चीज ना हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखी थी, वी हैव सीन द सेम थिंग इन लीनियर रिग्रेशन, देयर ऑल्सो उसका अजम्पशन था लीनियर रिग्रेशन का कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ओके। सो चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो चाहे आपका ट्रेनिंग फीचर हो, ओके। सो वी अज्यूम दैट कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं इनमें, दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं थे तो आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, चाहे स्क्वायर रूट लगाइए, दैट्स व्हाट वी हैव सीन, यू हैव टू अप्लाई दिस पार्ट, लॉग लगाओ चाहे स्क्वायर रूट लगाओ, फीचर को कैसे ना कैसे करके ट्रांसफॉर्म करो, इंक्लूडिंग टारगेट, ठीक है। टारगेट और फीचर यदि कंटिन्यूस हैं और यदि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और कोशिश करिए कि वो कन्वर्ट हो, ओके। वो कन्वर्ट होंगे तब जाके आपका लीनियर रिग्रेशन सही आंसर देगा, नहीं तो आंसर सही नहीं देगा। हाँ, डिसीएंट्री में जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक में भी जरूरत नहीं है कि नॉर्मल हो, बाकी किसी एल्गोरिथम में जरूरत नहीं, यहां पर है, ठीक है। नए बेस में भी है जरूरत कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यदि न्यूमेरिकल है तो, ठीक है, एजम्पशन है उसका। क्रॉस इसके जो है डिसएडवांटेज क्या है,
कॉन्स क्या है? यदि कैटेगरिकल वेरिएबल है, ठीक है, which has not observed in the training data set, then the model will assign zero probability to it. ठीक है, आप जब कभी भी डेटा दो ट्रेनिंग के लिए, ध्यान देना बैलेंस्ड हो, द डेटा शुड बी बैलेंस्ड. इफ एनी ऑफ द कैटेगरी which is not present in the training data but it is present in the testing data, तो उसके लिए जीरो प्रोबेबिलिटी असाइन कर देगा वो, उसका प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी. So to solve this, we can use smoothing technique. One of the simplest smoothing technique is Laplace estimation. ठीक है, तो इसके बारे में अपन इतना डिटेल में नहीं कर रहे. Laplace estimation, all those things. But you assume that whatever be the target, ठीक है, आप उसको बैलेंस करके दीजिए. तभी हम डेटा बैलेंसिंग करते हैं कि यस कितने हैं, नो कितने हैं. यदि प्रॉपर रेशो में है ये इनका, तो भाई मेरे को उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सही मिलेगी. अनबैलेंस डेटा दोगे और यदि नो की एंट्री कम आएगी, आएगी नहीं. यदि सिर्फ यस ही रहेगा, तो जब कभी टेस्ट डेटा में नो आने वाला होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो कर देगा वो. ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम है, ये काम नहीं हो पाएगा. ऑन द अदर साइड, नेबेस इज ऑल्सो known as a bad estimator, so the probability outputs from prediction probability are not taken as too seriously. um, Also known as a bad estimator. अब bad estimator क्यों हो गया? Why it's bad estimator? कुछ और भी कहा गया इसके बारे में. लिमिटेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर्स. ये कारण हो सकता है इसका बैड एस्टिमेटर के लिए. इन रियल लाइफ जो कि इम्पॉसिबल है. जो भी आपके डेटा में फीचर्स दिए हैं वो किसी प्रॉब्लम को रिलेट कर रहे हैं. ओके, जैसे आप कोई डेटा लेते हैं, ठीक, आपने टेक्स्ट का डेटा लिया या आपने स्पैम फिल्टरिंग वगैरह कुछ भी लिया आपने, तो उसके जो भी फीचर्स होंगे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो टारगेट से या आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेट कर ही रहे होंगे ना. कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा उनका आपस में. वो किसी प्रॉब्लम के किसी डोमेन के फीचर्स हैं, तो एक डोमेन में, ठीक है, वट एवर बी द वेरिएबल्स यू आर टेकिंग, फीचर यू आर टेकिंग, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उनका रिलेशनशिप होता ही है. ये अज्यूम करता है कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और यदि ऐसा है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, ठीक, तो भाई आप जब कोरिलेशन वगैरह निकालते हैं ना, कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो हाँ ड्रॉप करो. if two features f1 and f2 are dependent upon each other with a good correlation, तो भाई उनको ड्रॉप करो. आप थोड़ा बहुत तो चला लेंगे, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ने बेस फेल हो जाएगा फिर. तो किसका अजम्पशन ही यही है, तभी उसने कहा बैड एस्टिमेटर है भाई. इट कैन बी एज अ बैड एस्टिमेटर. तो जीरो फ्रीक्वेंसी के कारण भी इट कैन बी बैड एस्टिमेटर, एंड दिस कंडीशन जो उसकी अजम्पशन है उसके कारण भी बैड एस्टिमेटर हो सकता है. बाकी और कुछ नहीं बोला. इजी है, जल्दी रिजल्ट देता है, ये इसकी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये मान के इन चीजों को चलता है, तो ध्यान देना. एप्लीकेशन बता दिया मैंने. रियल टाइम मल्टी क्लासिफिकेशन जो भी है हर जगह यूज होता है, तो मल्टीनोमियल इज समथिंग जो कि हम कह रहे थे, वो मल्टी क्लासिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, कहाँ कहाँ अपन इसको देख रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम में, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में, तो ये भी मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस बोल ही दिया मैंने, हर जगह है. ठीक है, फाइन, एप्लीकेशन भी क्लियर है. नेब बेस में कई, जैसे अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा, ठीक, कि कितने टाइप की होती है. तो गॉसियन बोला था, तो इसमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन होना चाहिए. ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन में यूज होता है, गॉसियन भी. ठीक है, एंड इट अज्यूम्स द फीचर्स शुड हैव अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. यदि न्यूमेरिकल है तो गॉसियन होना चाहिए. मल्टीनोमियल, इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट काउंट्स. यानी फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, we can consider Bernoulli trial, which is one of the step further, and instead of word occurring in the document, we have count how often words occur in a document. You think it is of the number of times occurred is observed over the number of trials. अब क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा इलॉबरेटिव वे में बात करें. मल्टीनोमियल लेबल्स जो है, इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन, ऊपर ही क्लियर कर दिया उसने, while dealing with discrete count data. discrete count data यानी कि discrete count data, what does it mean? आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यू आर यूजिंग मल्टीनोमियल नेम बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है, यहां पर टेक्स्ट लिखा है और यहां पर आपके पास टारगेट है जिसमें यस है या नो है. ठीक है,
तो ऐसे में कह रहा है इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इट्स सुटेबल फॉर सिचुएशंस हुज फीचर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स को कंसिडर करो किसी भी डॉक्यूमेंट में, यानी कि यहां पर कितने वर्ड्स आ रहे हैं इन दिस टेक्स्ट, और यहां पर कितने वर्ड्स आ रहे हैं इन दिस टेक्स्ट, अकॉर्डिंगली वो क्लासिफाई कर रहा है। दैट मीन्स the model likelihoods the features as a multinomial distribution where each feature represents the counts of occurrence of a particular term in a document। यानी कि जो भी आपके पास यहाँ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये चीज ना अपन वहां करते थे काउंट वेक्टराइजर और टीएफ-आईडीएफ के अंदर, याद होगा आपको, जब एनएलपी से डील करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। काउंट वेक्टराइजर एंड टीएफ-आईडीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट्स व्हाट वी डू। ओके, फाइन, वहां पर करते थे। ऑलराइट, तो किसी भी वर्ड को काउंट करना कि वो डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, दैट इज काउंट वेक्टराइजर। इन टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स वो वर्ड डॉक्यूमेंट में या ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार आ रहा है, ठीक है, दैट इज टीएफ-आईडीएफ। तो दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएलपी। जब अपन एनएलपी करते हैं, पढ़ते हैं, तब इनकी जब बात ज्यादा होती है। अभी वो मल्टीनोमियल में भी यही कह रहा है कि वो काउंट करता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है। फीचर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, इस तरीके से काम कर रहा है मल्टीनोमियल में, ठीक। एंड फिर यहां बोला उसने ऊपर ऊपर बात करें, इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट काउंट्स। We can consider Bernoulli trial, which is one step, and instead of word occurring in the document, we can count how often the word occurs in the document. कितनी बार शब्द आया डॉक्यूमेंट में, how many times a word occur। तो ये तो सुपरवाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पर टारगेट में यस या नो होगा, कुछ ऐसी तरीके से होगा, ठीक है। तो जब वो क्लासिफिकेशन कर रहा होगा तो वो ये देख रहा है कि यार जब यस है तो मेरा ये वाला वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट में आया, और जब नो है तो ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, ऐसे करके कुछ वो प्रोबेबिलिटी लगा रहा है मल्टीनोमियल के अंदर। नंबर ऑफ टाइम आउटकम एक्स आई इज ऑब्जर्व ओवर द ट्रायल्स, कि भाई यस कितनी बार आ रहा है इस वर्ड पे, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वट एवर, जो भी था, कोई भी वर्ड उसने यूज करा, वो वर्ड 10 बार मेरे डॉक्यूमेंट में आया, तो उसके रिस्पेक्ट में आउटकम यस कितनी बार आ रहा है, इस तरीके से अंदर वो लॉजिक लगा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल। एंड देन आई एम हैविंग बर्नौली। ये दिस इज अ बायनोमियल मॉडल यूज्ड इफ योर फीचर वेक्टर्स आर बूलियन। That means one application would be text classification with bag of words, the model where 0 and 1s are there, word occurs in document and the word does not occur in the document respectively। वर्ड है या नहीं है, यानी ये भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, ये भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, इसकी अप्रोच जो है वो कह रही है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में है या वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है इन अ फॉर्म ऑफ 0 and 1 बूलियन, इफ योर फीचर वेक्टर्स आर बूलियन। यानी जो फीचर्स हैं जिनसे आपको मॉडल को ट्रेन करना है वो 0 1 के फॉर्मेट में है, तो बर्नौली ने बेस लगेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि यदि आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है तो सीधा सीधा मल्टीनोमियल इज द बेटर ऑप्शन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मल्टीनोमियल है, मल्टीनोमियल ने बेस लीजिए, आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करिए। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। देखेंगे इसका भी एग्जांपल अपन करके देखेंगे, ठीक है। आई विल डू द कोड फॉर यू। एंड देन आई एम हैविंग कॉम्प्लीमेंट आल्सो। कॉम्प्लीमेंट नेम बेस, यानी कि इट इज एन अडॉप्टेशन ऑफ मल्टीनोमियल नेम बेस वेयर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच क्लास इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉडल वेट्स। अब भाई ये तो ओके, वी ऑफन मतलब यूज नहीं करते हैं, ऑफन यूज दिस थिंग, मैंने तो कभी नहीं करा। ओके, अभी कह रहा है कि इम्बैलेंस डेटा होगा तो वहां पर जो है आप कॉम्प्लीमेंट नेम बेस को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आई गेस द बेटर ऑप्शन इज टू चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट
ऑफ एसके लर्न, वहां से अपन को और बेटर डिटेल मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बताऊंगा वहां पर इनके बारे में क्या लिखा है, क्या मैथ्स लगी है, किन वेट को एडजस्ट करने की बात कर रहा है, ये मॉडल वेट्स कैसे वेट को कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वी आर हैविंग सम फॉर्मूला फॉर इट, ये देखना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे एसके लर्न की। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट तब एक बार रेफर करेंगे। फिर अगला है कैटेगरिकल। इट इज यूज फॉर द फीचर्स आर कैटेगरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। वी हैव टू एनकोड द कैटेगरिकल वेरिएबल इन द न्यूमेरिकल, वो लेबल एनकोडिंग वगैरह करो 0 1 के फॉर्मेट में करो तो कैटेगरिकल नेव बेस हो जाएगा। क्या होता है ये नेव बेस अल्गोरिदम में, आप जैसे क्लासिफिकेशन करते हो ना दूसरी अल्गोरिदम्स में, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लगाओगे क्लासिफिकेशन के लिए, डिसेंट्री भी लगाओगे क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, यहाँ क्या है, लेकिन लगाओगे तो सही, यहां टारगेट को 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन मल्टीनोमियल ने बेस में कन्वर्ट करने का नहीं। यदि ट्रू और फॉल्स भी लिखा हो ना तो डायरेक्ट टारगेट दे दो आप, वो निकाल लेगा। वो एरर नहीं देता कि यार यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज प्रेजेंट इन द टारगेट, ऐसा नहीं। इनको करना पड़ता है 0 1 में फॉरवर्ड कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको इसमें नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो आई विल बी गिविंग यू अ डेटा, सिंपल डेटा अपन ले लेंगे, उसमें टेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके सामने उसका टारगेट लिखा होगा, ये उठा के अपन ने बेस के अंदर देंगे क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मुझे आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देना था ने बेस एल्गोरिदम के बारे में। ओके, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट। ओके, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द नेव बेस। तो हमने एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर उसकी वर्किंग को समझने के लिए किया, वेदर का डेटा सेट लिया और इस तरीके से काम करता है वो। ओके, that's the working of naive Bayes. Now in the upcoming class I will show you the different naive Bayes algorithm, we'll do the code for them, वो भी करेंगे अपन, एंड उसको sklearn से रिफर करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उसमें जो इंटरनल मैथ्स की बात कर रहा है, वेट मॉडल वेट्स वगैरह वो कैसे क्या निकाले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हालांकि ये बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर अपन मल्टीनोमियल नेव बेस यूज करते हैं। ठीक है, वो बाइनोमियल एंड कॉम्प्लीमेंट और ये सारे बहुत कम यूज करते हैं, वी यूज दिस थिंग स्पेशली। तो देख लेंगे, खैर उनका ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के उसको और समझ लेंगे क्या है। फाइन, सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर द टुडेज क्लास। ओके, यस, एनीथिंग